नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। आज बात करेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की और संघर्ष की। उस संघर्ष की बात करेंगे जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, काला पानी की सजा सही है, देश निकाला की सजा सही है, उम्र कैद की सजा सही है और असंख्य लोगों ने जो है यातनाएं सही हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश को आज़ादी अचानक से मिल गई या फिर इस आज़ादी की लड़ाई के पीछे बहुत सारी कुर्बानियों का इतिहास है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद अंग्रेज यहाँ पर आए थे, वो जो है मेहमान बनकर के आए थे और 15 अगस्त 1947 में यहाँ से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष में जो कुर्बानियां हुई हैं, अगर उस इतिहास को अगर आप सब पढ़ेंगे तो वो जो है अपने आप में गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। और इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी इस वीडियो को देखेगा वो बार बार इसको देखना चाहेगा और इससे निश्चित तौर पर जो है इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में उनको जो मदद मिलेगी। मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, पूरे का पूरा आज़ादी के आंदोलन का इतिहास की आज बात नहीं करेंगे, लेकिन आज़ादी के संघर्ष में एक क्रांतिकारियों की जो धारा थी उसकी बात आज मैं करूंगा। बाकी जो धाराएं थी या जो बाकियों का जो भूमिका रही है उसका जिक्र जो अगली वीडियो में करेंगे। आप सबको मालूम है, एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि इस देश में कम्युनिस्टों की भूमिका क्या रही है आज़ादी के संघर्ष में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम्युनिस्टों का जो है आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं है, इस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। आज वो ये भी बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इस देश के साथ गद्दारी की है। वो ये भी बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की नहीं है, ये तो चीन की समर्थक है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और दूसरी तरफ जो है जो कम्युनिस्ट है वो ये बोलते हैं कि उनका आज़ादी के संघर्ष में जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम बात जो है इस धारा की करेंगे और सवाल ये सबसे पहले ये उठता है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास इस देश के अंदर ऐसा है कि उस पर शर्म आनी चाहिए, या फिर कम्युनिस्टों का इतिहास इस देश के अंदर ऐसा है कि उस पर जो है गर्व होना चाहिए। यह एक सच्चाई है कि हमारे देश का कोई भी दूसरा राजनीतिक दल स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के बलिदानों की बराबरी नहीं कर सकता है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उद्देश्य न्यूनतम 2 कारणों से हुआ है, यानी कि कैसे जो है कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी होती क्या है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका जो उद्देश्य क्या है, या उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ आज़ादी के संघर्ष की बात करेंगे कि उस संघर्ष में जो है क्या भूमिका जो है कम्युनिस्टों की रही है। तो हमारे देश के अंदर 2 कारणों से जो है कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ, उसका उदय हुआ या उसका जन्म हुआ। पहला ये था कि जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्षों की जंग हुआ थी हमारे देश के अंदर, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियारबंद लड़ाई लड़ने के अगुवा लोग थे वे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आए। और उसमें 2 धाराएं प्रमुख थी, एक थी मजदूर किसान आंदोलन की धारा और दूसरी थी समाज सुधार आंदोलन की धारा। ये ज्यादातर लोग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो है आए। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के पीछे एक और कारण था और वो था अक्टूबर क्रांति का प्रभाव। यानी कि 1917 में रूस के अंदर जो समाजवादी क्रांति हुई उससे पूरी दुनिया का जो जनगण है वो उससे प्रभावित हुआ, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित हुआ। और हमारे देश के अंदर भी स्वाभाविक था कि जो लोग आज़ादी का संघर्ष लड़ रहे थे, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, वो सब लोग जो उससे प्रभावित हुए, उससे जो है आकर्षित हुए। और इसीलिए हमारे देश के अंदर भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे जो देशभक्त नेता थे, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, नजरुल इस्लाम जैसे जो लेखक, कवि और बुद्धिजीवी थे, उन्होंने रूस की इस समाजवादी क्रांति का जो स्वागत किया था। आपको भी बता दें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। वैसे तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तभी से ये संघर्ष छिटपुट जो अलग अलग जगह पे शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन पहली बार सन 1857 में एक संग्राम जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया, जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है सम्राट घोषित करके इस देश के तमाम
बहुत सारे राज्य बड़े और उसके साथ साथ जो है देश के आम नागरिक जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और आपको ये भी बता दें कि हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो खासियत थी वो ये थी कि वो जो है धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। और इसीलिए जो है इस देश के तमाम लोगों ने जो है मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए बहादुर शाह जफर को अपना जो है सम्राट घोषित किया था। 1857 का वो विद्रोह वो असफल हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने एक सीख ली कि अगर हिंदुस्तान में धर्मों और जातियों की एकता कायम रहती है लंबे समय तक, तो इस देश को लंबे समय तक गुलाम बना करके नहीं रख सकते। और इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उसके बाद कई दौर आते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बात करूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग जगह किसानों के जो है छिटपुट संगठन उनके मुद्दों के आधार पर जो है वो बनना शुरू हुए थे, वो संघर्ष शुरू हुए थे। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर जो है मजदूरों के संगठन शुरू हुए थे। 1880 के दशक में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के जो शिष्य थे नारायण मेघाजी लोखंडे, उन्होंने मुंबई में कपड़ा मजदूरों को संगठित करना शुरू किया और उनके अधिकारों के लिए जो है आवाज उठाई। उनके कई अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। और सन 1890 को महाराष्ट्र में एन.एम. लोखंडे ने बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद 1908 में ही आप सबको मालूम है कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं उनको राजद्रोह के आरोप में जो है 6 साल की सजा अंग्रेजों ने सुनाई और उन्हें जो है बर्मा की मांडले जेल भेज दिया था, यानी कि एक तरह से देश निकाला दे दिया था। इस सजा के खिलाफ भारत में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी और एक सप्ताह तक पूरा मुंबई जो है बंद रहा। मजदूर वर्ग जब 1908 में राजनीतिक मुद्दे पर हड़ताल करता है, यानी कि किसी नेता की गिरफ्तारी और नेता को सजा सुनाने के खिलाफ इस देश का मजदूर वर्ग पहली बार हड़ताल करता है, तो इसका मतलब है इस देश में उससे पहले ही जो है मजदूर वर्ग का उदय जो है हो चुका था, उसके आंदोलन का। और उसके बाद ये भी जानना जरूरी आजादी के संघर्ष में 19वीं सदी में अनेक किसान संघर्ष हुए, अनेक विद्रोह हुए, लेकिन जहां तक सीधे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का सवाल है तो यह जो है जो उसकी पहली स्टेज थी दरख्वास्तें देने की, यानी कि एप्लीकेशन प्रार्थना देने की, उसकी शुरुआती अवस्था से जन आंदोलन की दूसरी अवस्था में धीरे धीरे जो है ये आंदोलन विकसित हो रहा था। और उसके साथ साथ हमें भी देखते हैं कि देश की क्रांतिकारी युवा और जो जनता थी देश की, उसका एक बड़ा हिस्सा वो राष्ट्रीय नेताओं की उदार सुधारवादी नीतियों से उस वक्त नाखुश थे। वे घृणित ब्रिटिश राज को जो है सशस्त्र संग्राम के माध्यम से उखाड़ फेंकना चाहते थे और इसलिए कुछ क्रांतिकारी विदेशी स्रोतों से जो है हथियार इकट्ठा करने बाहर चले गए और कई क्रांतिकारी जो है शस्त्र इकट्ठा करने पंजाब से अमेरिका, कनाडा आदि भी गए थे। और ये जो क्रांतिकारी अमेरिका और कनाडा गए थे, इन्होंने सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है गदर पार्टी की स्थापना की। और गदर नाम इसलिए चुना गया क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर जो है नाम दिया था और उसको एक तरह से अवमानना के तौर पर गदर बोला था, लेकिन उसी गदर को जो है इस्तेमाल करके गदर पार्टी ने अपना नाम इसलिए गदर रखा है क्योंकि वो इसको बड़े सम्मान के साथ उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को आगे ले जाना चाहते थे। और साथियों, सन 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना के लिए लाला हरदयाल ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी और सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और लाला हरदयाल जो उसके सचिव बने। गदर पार्टी के कुछ बड़े नेता जिसमें करतार सिंह सराभा जो कि भगत सिंह के राजनीतिक आदर्श थे, वे भी गदर पार्टी में शामिल थे। और गदर पार्टी के उपाध्यक्ष केसर सिंह थतगढ़, संयुक्त सचिव लाला ठाकुर दास धूरी, कोषाध्यक्ष पंडित कांशी राम मदरोली ये थे। और उसके साथ साथ गदर आंदोलन के जो प्रमुख प्रतिभागी थे उनमें के.बी. मेनन, सोहन सिंह भकना जो कि अध्यक्ष चुने गए, मेवा सिंह लोकपुर के, केसर सिंह जो कि उपाध्यक्ष चुने गए, बाबा ज्वाला सिंह ये भी उपाध्यक्ष चुने गए थे, बलवंत सिंह, रहमत अली शाह, संतोख सिंह, भाई परमानंद, विष्णु गणेश पिंगले, भगवान सिंह ज्ञानी, लाला हरदयाल उनको सचिव चुना गया था। और उसके साथ साथ तारकनाथ दास, भगत सिंह थिंड, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अब्दुल हाफिज मौलवी, मोहम्मद बरकतुल्ला, राय नवाब खान, रास बिहारी बोस, अरुण सिंह, पृथ्वी सिंह,
पंडित जगतराम करम सिंह चीमा, निधान सिंह चुग, काहिरा साहिरा, संत बसाखा सिंह दरहेर, पंडित मुंशी राम, हरनाम सिंह कोटला, लोध सिंह और गुलाब कौर आदि को जो है वो इसके प्रमुख प्रतिभागी थे जब ये पहला मीटिंग जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई और जहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना का वो फैसला लिया गया। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि गदर पार्टी की पहली सभा के विचार थे कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध हथियार उठाना गद्दारी नहीं बल्कि महायुद्ध है। हम इस विदेशी राज के आज्ञाकारी नहीं, घोर दुश्मन हैं। ये घोषणा जो है गदर पार्टी ने की और उन्होंने भी कहा कि हमारी इस दुश्मनी को अंग्रेज गद्दारी कहते हैं, इसलिए वे हमारी सन 1857 की आज़ादी की जंग को गदर कहते आ रहे हैं। इन गदरी वीरों ने अमेरिका की कोलंबिया नदी के किनारे भारतीय मजदूरों में काम शुरू किया। गदर पार्टी ने 15 जुलाई 1913 को ऑस्ट्रेलिया की आरा मिलों में एक बुनियादी प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि आरा मिल में बहुत सारे भारतीय मजदूर वहाँ पे काम करते थे और वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत कहा गया कि गदर पार्टी हथियारबंद क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी राज से भारत को आजाद करवाएगी और यहाँ पर गणतंत्र कायम करेगी। ध्यान देने योग्य बात है कि यही प्रस्ताव जो है उसके बाद सन 1921 में दो कम्युनिस्ट नेताओं ने वो जो है कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में रखा था, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। और उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने भी काफी दबाव डाला था और उसके बाद लाहौर में जो है पास किया गया था पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गदर पार्टी की, और जो गदर पार्टी की सभा हो रही थी उस सभा में ये निर्णय लिया गया कि हर वर्ष जो है गदर पार्टी का चुनाव करवाया जाएगा और उसके साथ साथ इसमें कोई भी धार्मिक बहस नहीं होगी, ये भी फैसला लिया गया। यानी कि धर्म के बारे में कोई बहस नहीं होगी गदर पार्टी के अंदर। साथ ये भी तय किया गया कि धर्म एक निजी मामला है, उसको निजी मामला समझा गया था। और ये भी तय किया गया कि हर समुदाय प्रत्येक महीने जो है $1 चंदा देगा गदर पार्टी को, और उससे जो है गदर पार्टी ने अखबार निकाला गदर के नाम से, जिसका हिंदी, पंजाबी, उर्दू में जो है निकालने का फैसला लिया गया। और जो गदर पार्टी का अपना खुला पत्र हिंदुस्तान गदर निकाला, उसमें ब्रितानी हुकूमत का खुलकर विरोध किया गया और कई भाषाओं में ये छापा गया, हिंदी, उर्दू और पंजाबी के अलावा। और उसके साथ साथ जो गदर पार्टी का मुख्यालय था वो युगांतर आश्रम था, जहां से गदर पार्टी का काम जो है चलता था। और इसी वक्त जो है गदर पार्टी ने एक पोस्टर छापा था जिसे पंजाब में जगह जगह बांटा गया, और उस पोस्टर पर लिखा था जंग दा होका, जिसका मतलब है युद्ध की घोषणा। तो जो गदर पार्टी थी, आप उसका मूल उद्देश्य समझ गए होंगे, वो अंग्रेजों को हथियारबंद लड़ाई के माध्यम से इस देश से जो है खदेड़ना चाहते थे। वो दौर था जब देश में क्रांतिकारियों के कई संगठन खड़े हो रहे थे। बंगाल में अनुशीलन, युगांतर आदि क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे थे युवाओं के बीच में, जिनके नेता जतिन दास, रास बिहारी बोस आदि थे। ये युवाओं के ऐसे क्रांतिकारी संगठन थे दोस्तों, जो सशस्त्र संग्राम से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ना चाहते थे। गदर पार्टी की स्थापना के बाद क्रांतिकारियों ने शस्त्र इकट्ठा कर उन्हें तस्करी से भारत भेजने की योजना बनाई, और ऐसा करने में वे सफल भी हुए। वे कामागाता मारू नामक एक जहाज भारत के कलकत्ता भेजने में कामयाब हुए। यह जहाज सिंगापुर से कनाडा और कनाडा से फिर कलकत्ता पहुंचा। ये जहाज भारतीय प्रवासियों से भरा था। कनाडा से वापस जब इसको भारत की बंदरगाह लाया गया और जैसे ही भारत लौटा, उसके कई यात्री और जो क्रांतिकारी थे ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए या बंदी बना लिए गए। 1914 में कामागाता मारू घटना के बाद इस घटना ने जो है गदर पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित कर दिया। सन 1915 में क्रांतिकारियों ने भारत की सेना में बगावत की कोशिश की और पकड़े जाने पर कईयों को फांसी की सजा दी गई। गदरी वीरों को गदर विद्रोह, जिसे गदर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अखिल भारतीय विद्रोह शुरू करने की योजना थी। और इस योजना में बहुत सारे गदरी वीर शामिल थे। इसमें करतार सिंह सराभा भी थे, विष्णु गणेश पिंगली भी थे और भी बहुत सारे साथी थे। आप में से
शहीद आजम भगत सिंह का नाम तो कई साथियों ने, क्या लगभग सबने सुना है, लेकिन एक युवक जिनका नाम करतार सिंह सराभा, उनका नाम शायद उतने लोगों ने नहीं सुना होगा या उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं, 16 नवंबर 1915 को 19.5 साल के एक युवक करतार सिंह सराभा को उनके 6 अन्य साथियों, जिसमें बख्शी सिंह जिला अमृतसर से थे, हरनाम सिंह जो जिला सियालकोट से थे, जगत सिंह जो जिला लाहौर से थे, सुरैन सिंह व सुरैन ये दोनों भी जिला अमृतसर से थे, और उनके साथ साथ विष्णु गणेश पिंगले जो जिला पूना यानी कि महाराष्ट्र से थे। इन सबको जो है लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। और इन शहीदों व इनके अन्य साथियों ने भारत पर काबिज ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ 19 फरवरी 1915 को गदर की शुरुआत की थी। इस गदर यानी स्वतंत्रता संग्राम की योजना अमेरिका में 1913 में अस्तित्व में आई गदर पार्टी ने बनाई थी, और इसकी लगभग 8,000 भारतीय अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सुख सुविधाओं भरी जिंदगी छोड़कर भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए समुद्री जहाजों से भारत पहुंचे। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी का जो आंदोलन है वो किस रूप में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सशस्त्र संग्राम की दिशा में आगे बढ़ रहा था। गदर आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था दोस्तों। गदर आंदोलन सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन गदर पार्टी ने इसे गुप्त रूप न देकर खुलेआम इसकी घोषणा की थी। और गदर पार्टी के पत्र जो गदर नाम से छपता था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी उस वक्त निकलता था, उसके माध्यम से इसका समूची भारतीय जनता से आह्वान किया था अमेरिका की स्वतंत्र धरती से प्रेरित होकर के अपनी धरती को स्वतंत्र करवाने का यह शानदार आह्वान 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उससे प्रेरित था दोस्तों। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जिसे अवमानना से गदर नाम दिया था 1857 के विद्रोह को, उसी गदर शब्द को सम्मानजनक रूप देने के लिए अमेरिका में बसे भारतीय देशभक्तों ने अपनी पार्टी और उसके मुख्य पत्र को गदर के नाम से जो है वो स्थापित किया, उसको प्रचारित किया। इस प्रकार 1857 के गदर यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बड़ी रोचक है, रोमांचक है। वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए दूसरा सशस्त्र संग्राम यानी गदर भी चाहे असफल रहा हो, लेकिन इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है दोस्तों। विश्व स्तर पर चले इस आंदोलन में 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए। गदर व अन्य घटनाओं में 315 से ज्यादा अंडमान जैसी जगहों पर काले पानी की उम्र कैद भुगती और 122 ने कुछ कम लंबी कैद भुगती। सैकड़ों पंजाबियों को गांव में वर्षों तक नजरबंदी झेलनी पड़ी। उस आंदोलन में बंगाल से रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल, महाराष्ट्र से विष्णु गणेश पिंगले व डॉक्टर खान खोजे, दक्षिण भारत से डॉक्टर चिरंचिया व चंपकरमण पिलई तथा भोपाल से बरकतुल्ला आदि ने हिस्सा लेकर उसे एक और राष्ट्रीय रूप दिया। तो शंघाई, मनीला, सिंगापुर आदि अनेक विदेशी नगरों में जो विद्रोह हुए उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप भी दिया। सन 1857 की भांति ही गदर आंदोलन भी सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष संग्राम था, जिसमें सभी धर्मों व समुदायों के लोग शामिल थे। अब आप आज़ादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि को भी समझ गए होंगे कि हमारे आज़ादी का संघर्ष शुरू से जो है धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ था और वो जो है अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ना चाहता था। गदर पार्टी के आंदोलन की विशेषता भी रेखांकित करने लायक है कि विद्रोह की असफलता से गदर पार्टी समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व बचाए रखा व भारत में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर के विदेशों में अलग अस्तित्व बनाए रखकर गदर पार्टी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान किया है। शहीद आजम भगत सिंह का व्यक्तित्व व चिंतन गदर पार्टी की परंपरा को अपनाते हुए उसके अग्रगामी विकास के रूप में दिख रहा। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के उसी तरह नायक बने जैसे बाद में 1925 और 31 के दौरान भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के महानायक बने इस देश के अंदर। यह अस्वाभाविक नहीं है दोस्तों कि करतार सिंह सराभा ही भगत सिंह के सबसे लोकप्रिय नायक थे, जिनका चित्र वे हमेशा अपनी जेब में रखते थे। और नौजवान भारत सभा नामक युवा संगठन के माध्यम से वे करतार सिंह सराभा के जीवन को स्लाइड शो द्वारा पंजाब के नवयुवकों में आज़ादी की प्रेरणा जगाने के लिए दिखाते थे। नौजवान भारत सभा की हर जनसभा में करतार सिंह सराभा के चित्र को मंच पर रखकर
उसे पुष्पांजलि दी जाती थी। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी आंदोलन के लोक नायक के रूप में अपने बहुत छोटे से राजनीतिक जीवन के कार्यकलापों के कारण उभरे। कुल 2-3 साल में ही सराभा ने अपने प्रखर व्यक्तित्व की ऐसी प्रकाशमान किरणें छोड़ी कि देश के युवकों की आत्मा को उसने देशभक्ति के रंग में रंग कर जगमग कर दिया। ऐसे वीर नायक को फांसी देने से न्यायाधीश भी बचना चाहते थे और सराभा को उन्होंने अदालत में दिया बयान हल्का करने का मशविरा और वक्त भी दिया कि आप अपना बयान जो है बदल दो। ऐसा मशविरा उनको दिया, उनको समय भी दिया गया इसके लिए। लेकिन देश के नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले इस वीर नायक ने बयान हल्का करने की बजाय और सख्त किया और फांसी की सजा पाकर खुशी में अपना वजन बढ़ाते हुए हंसते से फांसी के फंदे में झूल गया। ये क्रांतिकारियों की धारा है। करतार सिंह सराभा हो, भगत सिंह हो, इन सब ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा है। ये सावरकर की धारा के लोग नहीं थे। आज़ादी के आंदोलन के इतिहास का जिक्र करते हुए अनुशीलन, युगांतर, नौजवान भारत सभा आदि क्रांतिकारी संगठनों का या गदरी पार्टी का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें से अनेक कम्युनिस्ट पार्टी में आए। कुछ देशभक्त इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका भी गए। इनमें से एक एम.एन. रॉय भी थे जो पहले अमेरिका गए, बाद में मैक्सिको की सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव बने और फिर मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध जोड़ा और लेनिन से भी मुलाकात की जो कि अक्टूबर क्रांति के नायक थे। इसी तरह वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन में सक्रिय थे। यह सब भारतीय प्रवासी थे जो विदेश में जाकर के रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, लेकिन एक सपना उन्होंने सबने संजोया कि हमने इस देश को अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद करना है, इनकी उनकी गुलामी से आज़ाद करना है। 1917 की क्रांति के बाद रूस यानी कि सोवियत संघ एक ऐसा मुल्क था जो दुनिया भर के जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थे उनको खुला समर्थन दे रहा था, जिसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी शामिल है। वहीं पहले विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ तथा युद्ध विरोधी आंदोलनों की लहर चल पड़ी। अंग्रेजों ने इस लहर को रोकने के लिए पाशविक दमन शुरू किया। सन 1918 में रॉल्ट एक्ट एक ऐसा ही कदम था हमारे देश के अंदर जो देशभक्तों के, क्रांतिकारियों के संघर्षों को कुचलने के लिए जो है लाया गया था। रॉल्ट एक्ट के खिलाफ और अन्य दमनकारी कदमों के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध आंदोलन उठा और अंग्रेजों ने इसका पाशविक जवाब जलियांवाला हत्याकांड के रूप में दिया। इस घटना ने पूरे देश में विद्रोह की शक्तिशाली लहर को जन्म दिया। भारत के युवा दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा रहे थे और कुछ युवा जो है इस पाशविक दमन से बचने के लिए पहाड़ों का रास्ता चुन करके कश्मीर, कंधार होते हुए जो है रूस की तरफ जा रहे थे। कुछ युवा जो है खलीफा को बचाने की लड़ाई में तुर्की की तरफ जा रहे थे और वो जो है रास्ते में संपर्क में आए CPSU यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। और वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो किसी बोला हम खलीफा को बचाने की लड़ाई में तुर्की जा रहे हैं। तो तब जो है उनको शिक्षा दी गई कि आपका अपना मुल्क जो है गुलाम है अंग्रेजों से, तो लड़ाई तो वहाँ लड़नी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। तब वो लोग जो है वहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी चलती थी वहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ द टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट के नाम से। वहाँ पर CPSU से उन युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद सन 1917 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें 7 लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। और जो 7 लोग थे उनमें M.N. रॉय थे, एवेलिन ट्रेंट रॉय जो उनकी पत्नी थी वो थे, अवनी मुखर्जी थे, रोजा फिंटीगोफ थे, मोहम्मद अली उर्फ अहमद हसन थे और उसके साथ साथ मोहम्मद शफीक सिद्दीकी थे और मंड्यम रतिवादी भयंकर आचार्य और मोहम्मद शफीक सिद्दीकी को जो है इसका सचिव चुना गया था। 1921 में इसके बाद जो वहाँ से प्रस्ताव आया उसके आधार पर सन 1921 में जो कांग्रेस का सालाना अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से 2 कम्युनिस्ट नेताओं ने कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया जाए। और जो पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव रखने वाले जो 2 कम्युनिस्ट नेता थे उनमें एक का नाम
मौलाना हसरत मुहानी और दूसरे का नाम स्वामी कुमारानंद। ये है हिंदुस्तान के आज़ादी के संघर्ष की खासियत। एक मौलाना और दूसरा स्वामी, और दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, और दोनों जो है सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पहली बार प्रस्ताव रखते हैं कि यहाँ पे पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया जाए। वो प्रस्ताव पारित तो नहीं हुआ। उसके अगले साल गया में अधिवेशन हुआ, वहां भी पारित नहीं हुआ। हर बार वो प्रस्ताव आता था लेकिन गिर जाता था, और अंततः जो है सन 1929 को लाहौर में जो है लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, और उसके बाद रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने घोषणा की थी कि हम पूर्ण आज़ादी लेकर के ही रहेंगे। जैसे ही कम्युनिस्ट विचारधारा भारत पहुंची, यानी कि जो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी जो बाहर से वापस भारत आए और भारत में आकर के मार्क्सवाद लेनिनवाद के आधार पर भारत की जनता को संगठित करना शुरू किया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और उसके साथ साथ सामंतशाही के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और शुरू में ही जो है कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। ये इसलिए हुआ साथियों क्योंकि अंग्रेज सबसे ज़्यादा कम्युनिस्टों से भयभीत होते थे। उनको ये मालूम था कि अगर उनकी सत्ता को उखाड़ने के लिए कोई यहाँ पर सशस्त्र संग्राम चला सकता है तो कम्युनिस्ट ही हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित भी किया गया और उसके नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया और उनको सजाएं भी दी गई। और ये भी आपको मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर 1922 में पेशावर कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चला और कई कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को फांसी और अन्य सजाएं जो उसमें दी गई। और पेशावर कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस में भी 5 केस जो दर्ज किए गए थे अलग अलग समय पर। और उसके साथ साथ 3 प्रमुख षड्यंत्र केसों का जिक्र यहाँ पे करना जरूरी है, या 4 कह लें इसको, मेरठ उसमें लाहौर भी जोड़ दें। एक था जो पहला पेशावर षड्यंत्र केस जो 1922 में कम्युनिस्टों के खिलाफ अंग्रेजों ने दायर किया था, और इस केस में ज़्यादातर मुजाहिर थे जो बाहर गए थे और लौट करके भारत में जो अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ने के लिए जनता को लामबंद कर रहे थे। दूसरा कानपुर षड्यंत्र केस जो 1924 में दर्ज हुआ, और उसमें जो है कई कम्युनिस्ट नेता उसमें डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि जो रूस नहीं गए थे लेकिन भारत में ही वो जो है कम्युनिस्ट समूह को गठित कर रहे थे, उनको इसमें गिरफ्तार किया गया। और तीसरा जो मुकदमा था यानी कि षड्यंत्र केस था वो था मेरठ षड्यंत्र केस, जिसमें 33 बड़े कम्युनिस्ट और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कईयों को जो है वो सजाएं भी जो उसमें दी गई। और चौथा षड्यंत्र केस आप उसको लाहौर षड्यंत्र केस बोल सकते हैं, इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी दी गई। उसमें भी बहुत सारे भगत सिंह के साथी और भी जो इस केस में थे, लेकिन उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा दी गई थी। भारत में कई जगह क्रांतिकारियों के कई समूह थे जो सभी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। कलकत्ता में मुजफ्फर अहमद, मुंबई में ऐसे डांगे, मद्रास में सिंगारावेलु चेटियार, बनारस में शौकत उस्मानी, लाहौर में गुलाम हसन, ऐसे ही समूहों के जो नेता थे। सन 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एसपी घाटे को अध्यक्ष और बारहट्टा को जो है सचिव चुना गया। जब कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित थी तो कई प्रांतों में मजदूर किसान पार्टी के नाम से यानी कि वर्कर पीजेंट पार्टी के नाम से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया और मजदूर किसानों को संगठित करके संघर्ष किए। 1928 में बड़े बड़े मजदूर संघर्ष और हड़तालें इस देश के अंदर हुई, जिसमें प्रमुख भूमिका जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी थी और कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें भूमिका रही है। 31 मार्च से 1 अप्रैल 1928 को वर्कर पीजेंट पार्टी की बंगाल में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें एक डॉक्यूमेंट स्वीकृत किया गया था, ए कॉल टू एक्शंस। और साथियों उसी वक्त जो है कांग्रेस का अधिवेशन भी कलकत्ता में हो रहा था और वहाँ पर ऐसा बताया जाता है और ऐसा इतिहास में इसलिए पता चलता है कि लगभग 50,000 मजदूरों किसानों ने उस पंडाल को घेर लिया था जहाँ पे वो अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का कि यहाँ पर पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया जाए। और वो जो निरंतर दबाव पड़ रहा था उसी के बाद जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ था और फिर उसकी घोषणा जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे 1929 को हुई थी।
आज़ादी के संघर्ष में कम्युनिस्टों ने एक और प्रमुख भूमिका निभाई है और उनका एक और बड़ा योगदान है। कुर्बानियां तो दी हैं, फांसी की सजाएं, काला पानी की सजाएं, उम्र कैद की सजाएं, यातनाएं, देश निकाला हो, तो सहाय कम्युनिस्टों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए। लेकिन उसके साथ साथ इस देश के अंदर मजदूरों, किसानों के संगठन, सांस्कृतिक संगठन, छात्रों के संगठन बनाने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। ऐसे ही पहला संगठन मजदूरों का जो है अखिल भारतीय स्तर पर 1920 में बना 31 अक्टूबर को, एटक नामक संगठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से। और उसको आगे ले जाने में, आंदोलन विकसित करने में कम्युनिस्टों की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई, यानी कि जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो युवा थे वो भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। अपना जो सशस्त्र संग्राम का रास्ता उसको छोड़ करके उनको लगा कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन का नारा दिया है, ये अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खरीदने के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन चौरी चौरा की जो घटना हुई उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। और वो घटना क्या है उसका भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि किसानों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था उसी के साथ उन्होंने तय किया कि सामंतशाही के खिलाफ भी वो आंदोलन को तेज करेंगे। और वहां पर अंग्रेजों की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई, कई किसानों की उस आंदोलन में मौत हुई, जिससे भड़क करके आसपास के किसान और आम जनता जो इकट्ठा हुए, उन्होंने उस चौकी को फूंक डाला चौरी चौरा में। और उस चौकी को फूंकने से 22 पुलिस वाले जो मारे गए। और तब गांधी जी ने कहा कि ये आंदोलन हिंसक हो गया, इसलिए इस आंदोलन को वापस लिया जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे युवा जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर कूद पड़े थे, वो फिर से जो है सशस्त्र संग्राम के रास्ते पर चल पड़े, जिसमें भगत सिंह और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद और बाकी साथी थे। और उसी तरीके से जो अनुशीलन युगांतर नामक जो संगठन थे वो भी उस रास्ते पर फिर से जो है आगे बढ़े। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को सामंतवाद विरोधी संघर्षों से जोड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू और सतत साम्राज्यवाद विरोधी रुख के कारण अनेक क्रांतिकारी धाराएं जो है और क्रांतिकारी समूह, पंजाब के गदरी वीर, भगत सिंह के साथी, उसके साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी, मुंबई मद्रास के मजदूर वर्गीय लड़ाके, केरल, आंध्र प्रदेश तथा अन्य हिस्सों से जो मूलगामी साम्राज्यवाद विरोधी कांग्रेस जन थे वे, और बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कई लोग, और उसके साथ साथ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के जो लड़ाके थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान ये भी रहा साथियों कि इसने दुनिया भर में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को, जनवाद व समाजवाद के लिए संघर्षों का हमेशा समर्थन किया। इन सारे क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरित होकर के कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता पाने के लिए, समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अंतिम रूप में जो है कम्युनिज्म की ओर बढ़ने के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद को जो है एक विचारधारा के तौर पर अपनाया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में भाग लेने के साथ साथ कम्युनिस्टों ने मजदूरों को ट्रेड यूनियन में, किसानों को किसान सभा में संगठित करने के साथ ही छात्रों व दूसरे तबकों के संगठन बनाने व चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया किसान सभा, प्रगतिशील लेखक संघ और इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जैसे संगठनों की स्थापना में पहल की तथा इनकी मजबूती के लिए निरंतर जो काम किया। 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अस्थायी केंद्रीय कमेटी का गठन किया, पुनर्गठन किया, और फिर से अंग्रेजों ने जो है दमन शुरू किया। हालांकि इस दौर में पार्टी का बहुत विकास भी हुआ। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलनों के संभावित खतरे का एहसास करके अंग्रेजों ने फिर से जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर जो है बैन लगा दिया। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूरे देश में पार्टी का नेटवर्क जो स्थापित कर रहे थे और साथ में आज़ादी के संघर्ष को जो है आगे बढ़ा रहे थे। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध का विरोध किया और अंग्रेजों द्वारा फिर से कम्युनिस्टों के खिलाफ घोर दमन शुरू कर दिया। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्रता के लिए जनता में साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी उभार की अगुवाई की। तेभागा, पुनपरा, वायलार, उत्तरी मालाबार, बर्ली आदिवासियों के जो संघर्षों का भी कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व किया। इसमें सबसे प्रमुख थी तेलंगाना के किसानों की ऐतिहासिक हथियारबंद लड़ाई
इस संघर्ष में न केवल पुरुषों ने बल्कि महिला किसानों ने भी हथियार उठाए थे। तेलंगाना संघर्ष में 3000 गांवों को मुक्त किया गया। जमींदारों से जमीन लेकर के मुफ्त में किसानों में बांट दी गई थी। 3000 गांवों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हुआ था और बाद में जो है यहाँ पर घोर दमन हुआ। उस दमन के बाद जो है 4000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो तेलंगाना संघर्ष में मारे गए थे। भारत की आज़ादी का ये संघर्ष निश्चित ही प्रेरणादायक है और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कम्युनिस्टों का जो योगदान है, उस योगदान की बराबरी कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी कर ही नहीं सकती है। अनगिनत शहादतें दी हैं और इसलिए साथियों, जो भी इस धारा में शामिल हैं उन लोगों को अपने अतीत के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास गौरवशाली संघर्षों से और गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें हर कम्युनिस्ट को जो है गर्व करना चाहिए। हमारी धारा वो नहीं है, उसका हम जिक्र कभी बाद में करेंगे। वैसे तो सन 1920 में ही और 1925 में यहाँ पर और संगठन भी बन गए थे धर्म के नाम पर, लेकिन उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर किया। इसका जिक्र हम कभी बाद में करेंगे और उसके साथ साथ आज़ादी के संघर्ष में जो बाकी धाराएं भी थी उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो कम्युनिस्टों का जो भूमिका रही आज़ादी के संघर्ष में, वो गौरवान्वित करने वाली रही है, जिस पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। और उसके साथ साथ मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आने वाले समय में अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम इस तरीके की वैचारिक श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आपने अभी भी अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ये कमर्शियल चैनल नहीं है, बल्कि ये जो है अपने व्यूज़ जनता तक पहुंचाने के लिए और उसके साथ साथ जो जनता की न्यूज़ है उसको भी जनता तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है।